हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ऊष्मा इंजन को पढ़ा था। कारणों के द्वारा जो थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से सबसे पहला ऊष्मा इंजन बनाया कारणों का ऊष्मा इंजन, जिसका कंप्लीट प्रोसेस कारणों चक्र पर आधारित था, जो कि उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। उस थ्योरी को अपने फॉलो करते हुए कार्नो इंजन की पूरी मैकेनिज्म आप लोगों को पिछली क्लास में समझाई, उसका पूरा वर्किंग प्रोसेस समझाया और हमने ऊष्मा इंजन की दक्षता के लिए एक सूत्र ज्ञात किया था। वो सूत्र क्या था? ऊष्मा इंजन की दक्षता प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला ज्ञात किया था। जो फॉर्मूला क्या आया था? 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। या लिख सकते हैं T1 माइनस T2/T1 इंटू 100। ये दक्षता हमने लिखी थी ऊष्मा इंजन की। इस सूत्र को अपन दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मूल बेसिक जो फार्मूला हमने ज्ञात किया था दक्षता ज्ञात करने का, तो दक्षता क्या होती है? ऊष्मा इंजन द्वारा किया गया कार्य। ऊष्मा इंजन द्वारा किया गया कार्य W अपॉन इंजन द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा। इंजन द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा Q1। और जो प्रोसेस हमने पढ़ा था कारणों के चक्रीय प्रक्रम के लिए, उस प्रोसेस में हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा ग्रहण करने के लिए हमने किस पर रखा था? ऊष्मा स्रोत पर। तो स्रोत से ली गई ऊष्मा क्या थी? Q1। तो वहाँ पे स्रोत से ली गई ऊष्मा पूरे प्रक्रम में, स्रोत से ऊष्मा, जो स्रोत था हमारा T1 ताप का, ग्रहण की गई ऊष्मा स्रोत का ताप क्या था? T1 केल्विन पर। यहाँ लिख सकते हैं T1 केल्विन पर। तो T1 केल्विन पर ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा क्या थी? Q1। और पूरे प्रोसेस में जब संपीड़न हुआ था समतापीय, तो हमने जो थर्ड स्टेप था, 4 स्टेप्स हमने पढ़े थे उसके। पहला स्टेप समतापीय प्रसार, जो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेके कार्यकारी पदार्थ का टेम्परेचर T1 को कांस्टेंट रखते हुए प्रसार होता है, वो सेकंड स्टेप था रुद्धोष्म प्रसार, जिसमें हमने कुचालक स्टैंड पर रखकर गैस का बिना ऊष्मा लिए दिए प्रसार किया, जिसमें ताप घट के T2 हो जाता है। और थर्ड स्टेप जो था समतापीय संपीड़न, जिसमें हमने कार्यकारी पदार्थ युक्त सिलेंडर को सिंक पर रखकर समतापीय संपीड़न किया था, जिसमें उत्पन्न ऊष्मा Q2 किसको दी जाती है? सिंक को। तो T2 केल्विन पर सिंक को प्रदान की गई ऊष्मा कितनी थी? कितनी ऊष्मा प्रदान की हमने? Q2। तो यानी कि ऊष्मा ली कितनी? Q1। दी कितनी? Q2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो काई में बदल गया? वर्क में। 100% ऊष्मा कार्य में नहीं बदलती, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ना प्रैक्टिकली ना थ्योरेटिकली। जिसे मान लो 100 जूल ऊष्मा ली और 20 जूल सिंक को दे दी, तो बाकी की 80 जूल काई में कन्वर्ट हो गई? कार्य में। इसका मतलब कार्य W बराबर क्या हो गया? Q1 माइनस Q2, क्योंकि स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1, सिंक को दी गई ऊष्मा Q2, और इनका जो डिफरेंस है, बची हुई एनर्जी का डिफरेंस, वो काय में कन्वर्ट हो गया? कार्य में।
तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो ईटा परसेंट बराबर W की जगह क्या लिखते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और इंटू क्या लिख सकते हैं 100% परसेंट में है इसलिए, या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। ठीक है, तो ऊष्मा इंजन की दक्षता के लिए हम ये फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर किसी कोई न्यूमेरिकल अगर तुम्हारे पास आ जाता है एग्ज़ाम में, तो T2 और T1 टेम्परेचर अगर दिए हों तो टेम्परेचर के हिसाब से इंजन की दक्षता एफिशिएंसी पावर अपन ज्ञात कर सकते हैं। या ऊष्मा दी हुई हो, इस पर न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम में, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, थ्योरी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यानी क्वेश्चन के अलावा इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अब इस जो फॉर्मूला है इससे अपने को क्या रिजल्ट निकलता है, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे एक ही बात है। इसको अगर अपन बात करें तो T2 क्या है, सिंक का ताप जो कि निम्न ताप होता है। T2 होता है लो टेम्परेचर क्योंकि ये ऊष्मा ग्रहण करता है, और T1 क्या है, स्रोत, ऊष्मा स्रोत जो हमने लिया उस स्रोत का ताप है जो कि उच्च ताप है, क्योंकि ऊष्मा का भंडार है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा उसके पास है, तो उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई है, तभी वह ऊष्मा देता है कार्यकारी पदार्थ को। अब इस फॉर्मूले से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि अगर दक्षता 100% करनी हो तो क्या करना चाहिए। यदि इंजन की दक्षता 100% करना चाहें, कौन नहीं चाहेगा 100% दक्षता हो, सब चाहते हैं कि जितनी हम दे रहे हैं ऊष्मा वो कंप्लीट इकाई में बदल जाए, कार्य में, यानी कि कोई एनर्जी बर्बाद नहीं हो, सिंक की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो इंजन की दक्षता 100% होने के लिए क्या ज़रूरी है, इस फॉर्मूले से देखो या इससे देखो। तो 100% होने के लिए नंबर 1 कंडीशन होनी चाहिए, या तो क्या हो T2 की वैल्यू 0 केल्विन, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये कंप्लीट 0, तो क्या बचा 1 गुणा 100% हो गई। या दूसरा ऑप्शन क्या है, T1 की वैल्यू क्या हो अनंत केल्विन, क्योंकि समथिंग बटे अनंत भी क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा तो 1 गुणा 100 100% दक्षता आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा इंजन 100% एफिशिएंसी पावर वाला हो जो संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल सके, तो इसके लिए इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होना जरूरी है। या तो क्या हो, सिंक का ताप 0 केल्विन हो, यानी कि सिंक कोई ऊष्मा ले ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। सिंक अगर है तो कुछ न कुछ ऊष्मा लेगा, और ऊष्मा लेगा तो उसका कोई ना कोई टेम्परेचर होना चाहिए। निम्न में कुछ भी हो लेकिन 0 केल्विन पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो 0 केल्विन टेम्परेचर ही प्रैक्टिकली या सामान्य रूप से या डेली लाइफ में या पृथ्वी पे कहीं भी 0 केल्विन टेम्परेचर केवल थ्योरी में लिख सकते हो कि 0 केल्विन होता है साहब, लेकिन 0 केल्विन इजी गोइंग प्राप्त करना कहाँ संभव है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अलग चीज़ है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तुम सोच रहे हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो साहब बर्फ़ जमती है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो खूब होता है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 273 केल्विन। सब जानते हो तुम लोग, इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, 0 केल्विन की। तो 0 केल्विन परम शून्य ताप है। ये इजी गोइंग आसानी से कहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई सिंक नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम 0 केल्विन ताप प्राप्त कर सकें। इसका मतलब ये संभव नहीं है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, T1 अनंत। तो अनंत का मतलब तो अनलिमिटेड टेम्परेचर हो गया, कोई गिनती नहीं। 2000 3000 4000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है तो सूर्य से ज़्यादा गर्म हो, अनंत का मतलब तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये भी इम्पॉसिबल। तो कुल मिला के बात क्या आई कि किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता प्रायोगिक रूप से 100% होना संभव
नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि इंजन की दक्षता 100% क्यों नहीं हो सकती। तो आंसर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि इंजन की दक्षता 100% होने के लिए क्या ज़रूरी है, या तो T2 का मान यानी कि सिंक का ताप क्या हो 0 केल्विन, या ऊष्मा स्रोत का ताप क्या हो अनंत। और दोनों ही पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए इंजन की दक्षता का 100% होना भी क्या है, असंभव। अब सेकंड चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1 तो बात ये हो गई कि 100% दक्षता हम प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ 100% नहीं कर सकते तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि इंजन की दक्षता ज़्यादा से ज़्यादा हो। 100% नहीं हो तो 90%, 95%, 98% तो हो। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इस फॉर्मूले को देखो। अगर दक्षता ज़्यादा चाहिए तो कौन ज़्यादा होना चाहिए, T1 के T2। देखो इस फॉर्मूले को 1 - T2/T1 × 100 फार्मूले में है। तो अगर इंजन की दक्षता मैक्सिमम चाहते हो, इंजन की दक्षता क्या चाहते हो, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहते हो, तो इसके लिए क्या ज़रूरी होगा, या तो स्रोत का ताप T1 क्या रखो उच्च, ज़्यादा से ज़्यादा, और T2 का मान क्या रखो कम। तो T2 का मान जितना कम रखोगे ये वैल्यू उतनी कम आएगी, या T1 का मान जितना ज़्यादा रखोगे तो भी ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। क्योंकि इसमें 1 में से क्या घट रहा है, T2/T1 लेस हो रहा है ना, और 1 में से जितना कम से कम लेस होगा तो बचा हुआ ज़्यादा आएगा। 1 - T2/T1 है कि नहीं। यानी कि हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता चाहिए तो T2/T1 का मान कम से कम होना चाहिए। और T2/T1 कम से कम कैसे होगा, जब T2 का मान कम से कम रखा जाए और T1 का मान ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। तो इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए हमें दक्षता बढ़ाने के लिए T1 को ज़्यादा से ज़्यादा और T2 को कम से कम रखना चाहिए। तीसरी चीज़, अब इसमें एक सवाल अगर तुमसे पूछा जाए कि इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए दोनों में से एक ऑप्शन चुनना पड़े, तुमको बोले कि तुम में से एक ऑप्शन चुनो, T1 बढ़ाओ या T2 घटाओ, यानी सिंक का ताप घटाओ या स्रोत का ताप बढ़ाओ, तो ज़्यादा परफेक्ट कौन सा होगा, ज़्यादा बेटर कौन होगा, T2 बढ़ाना, T2 घटाना या T1 बढ़ाना। देखो इस फॉर्मूले को, अगर हम केवल T1 को बढ़ाते हैं, T2 को नियत रखते हैं, तो ये मान कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये वाला फॉर्मूला भी देखो, एक ही फॉर्मूला है लेकिन ज़्यादा अच्छा इससे समझ में आएगा। अगर हमने T1 बढ़ाया तो T1 अगर बढ़ाएंगे तो ऊपर की तो डिफरेंस बढ़ेगा, लेकिन साथ में नीचे भी वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई T1 अगर बढ़ाते हैं तो ऊपर क्या है, T1 - T2, तो ऊपर का मान तो बढ़ जाएगा लेकिन नीचे का भी बढ़ गया। अब ऊपर का बढ़ा नीचे का बढ़ा तो ज़्यादा बढ़ा नहीं, फिर है ना, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसके बजाय अपन T2 का ताप घटा दें, T1 का मान बढ़ाने की बजाय, भाई हमें पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक चुनने की बात कर रहे हैं कि T1 बढ़ाना या T2 घटाना में से दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर है, कौन ज़्यादा उपयुक्त है। तो अपन कह सकते हैं कि T1 बढ़ाने पर तो क्या होगा, ऊपर की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन नीचे भी बढ़ जाएगी। अब ऊपर भी बढ़े नीचे बढ़े तो ज़्यादा खास नहीं बढ़ेगी, क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा है, नीचे वाली संख्या बढ़ने से मान घटता है। लेकिन अगर T2 का मान घटाते हैं तो केवल ऊपर का डिफरेंस बढ़ेगा, नीचे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ऊपर ही ऊपर की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब मान बढ़ता जा रहा है। तो इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए T1 बढ़ाने के बजाय T2 घटाना अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए T1 बढ़ाने के बजाय ज़्यादा उपयुक्त क्या है, T2 घटाना ज़्यादा उपयुक्त है। देखिए अब इसके बाद अपन कारणों को, जो ऊष्मा इंजन अभी अपन ने पढ़ा है लेटेस्ट,
उसकी तुलना रेफ्रिजरेटर से करें, दोनों के लिए लगभग सेम प्रोसेस फॉलो होता है। जो अपन ने पढ़ा है कि कार्नोट चक्र जो है या कार्नोट प्रक्रम, ये शुरू में भी मैंने बताया था, कार्नोट चक्र कह लो या कार्नोट प्रक्रम, जिस पे ऊष्मा इंजन हमारा डिपेंड है, वो कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। कार्नोट चक्र कैसा होता है या कार्नोट इंजन किस पे डिपेंड है? उत्क्रमणीय प्रक्रम पर। और उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? इसको विपरीत क्रम में भी संपन्न कराया जा सकता है। जैसे हमारा कार्नोट का ऊष्मा इंजन है, पहले इसकी बात करें जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी। कार्नोट का ऊष्मा इंजन हम पढ़ चुके हैं, तो उसके प्रोसेस में क्या होता है? एक तो होता है ऊष्मा स्रोत, ये मान लीजिए क्या है? ऊष्मा स्रोत। कार्नोट इंजन के 4 भाग मैंने बताए थे उस दिन। ऊष्मा इंजन का ऊष्मा स्रोत, सिंक, कार्यकारी पदार्थ, और कुछ अलग स्टैंड तो बीच का मीडियम है। तो ये हो गया सिंक। सिंक मानी जहाँ ऊष्मा विसर्जित की जाती है या जिसको ऊष्मा प्रदान की जाती है। ये उच्च ताप पर होता है तो T1 केल्विन, और ये निम्न ताप पर होता है तो T2 केल्विन। अब ऊष्मा इंजन का जो प्रोसेस है पूरा, वो क्या करता है? ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेता है। ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा क्या करता है? लेता है। कितनी? Q1। और इस Q1 ऊष्मा का एक भाग यानी Q2 किसको प्रदान करता है? सिंक को। और बाकी बचा हुआ जो भाग है Q1 माइनस Q2, अभी मैंने बताया था वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। Q1 ऊष्मा स्रोत से ली, उसका कुछ भाग Q2 सिंक को दिया, और जो बचा हुआ वो काय में कन्वर्ट हो गया कार्य में। तो ये प्रोसेस किसका है? ऊष्मा इंजन का। तो कार्नोट प्रक्रम में ऊष्मा इंजन क्या करता है? स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, सिंक को Q2 ऊष्मा देता है, और बाकी की Q1 माइनस Q2 ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को पूरा मैंने 4 स्टेप्स में पहले समझाया था। ये वक्र मैंने बनाया था, PV वक्र, पहले पढ़ चुके हो इस वक्र को। समतापीय प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापीय संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न, पहले भी ये प्रोसेस में समझा चुका हूँ। T1 ताप पर नियत ताप पर प्रसार, T2 ताप पर यह रुद्धोष्म प्रसार, ये समतापीय संपीड़न और ये रुद्धोष्म संपीड़न। तो कार्नोट के ऊष्मा इंजन का ये पार्ट होता है। अब चूँकि मैंने जैसे बताया कि ये कैसा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब है इसको विपरीत क्रम में भी संपन्न कराया जा सकता है। विपरीत क्रम मतलब जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इसे सीधे क्रम में संपन्न कराया, जैसे A से B पर पहुँचे, B से C पर, C से D पर, D से A पर, तो इसको उल्टा भी प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि A से D पर, D से C, C से B और B से वापस A। विपरीत क्रम में भी इसको संपन्न करा सकते हैं। उत्क्रमणी का मतलब यही होता है। भाई उत्क्रमणी प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वो प्रक्रम जिसे विपरीत क्रम में ठीक उन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हुए संपन्न कराया जा सके जिन अवस्थाओं से गुजरते हुए उसे सीधे क्रम में संपन्न कराया गया था। तो ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रम का विपरीत प्रोसेस है वो रेफ्रिजरेटर की थ्योरी है। फ्रिज जो इस्तेमाल करते हैं ना अपन सर्दियों गर्मियों में ठंडा करने के लिए, उसकी थ्योरी इसका विपरीत क्रम है। यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम का सीधा क्रम तो हो गया कार्नोट का ऊष्मा इंजन, और विपरीत क्रम क्या है? रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का थ्योरी क्या है? उसमें क्या होगा? ये हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, ऊष्मा स्रोत ये हो गया, ये ऊष्मा स्रोत हो गया, ऊष्मा सिंक निम्न ताप पर यानी T2 केल्विन। इस प्रोसेस में क्या होता है?
उल्टा क्रम का मतलब सिंक से ऊष्मा लेंगे, निम्न ताप से ऊष्मा ग्रहण करेंगे कितनी, Q2, और इसमें इंजन ने कार्य किया, ऊष्मा Q1 माइनस Q2 कार्य में बदली। यहाँ क्या करना होगा, कार्य बाह्य कारक द्वारा करना पड़ेगा, बाह्य कर्मक हमें को लगाना पड़ेगा, आउटर ऑपरेटर हमें लगाना पड़ेगा। बाह्य कर्मक मतलब बाहर से कार्य करने वाला, यानी कि सिस्टम पर कार्य किया जाएगा, सिस्टम कार्य नहीं करेगा। इसमें तो सिस्टम ने ऊष्मा लेके कार्य में बदल दिया, सिस्टम ने कार्य किया क्योंकि उसे ऊष्मा मिली Q1 माइनस Q2। यहाँ बाहर से काम करना पड़ेगा क्योंकि हम उल्टा प्रोसेज कर रहे हैं। उल्टा प्रोसेज कोई आसान नहीं होता। जैसे एक सामान्य घटना अपन देखें, पानी ऊपर से नीचे अपने आप आ सकता है, उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से पानी पटक दो, नीचे अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो एक सीधा प्रोसेज है, ग्रेविटेशन फोर्स है, अट्रैक्शन है, एक्लेरेशन है उसके अंदर। लेकिन अगर नीचे से ऊपर भेजना हो, उसका उल्टा प्रोसेज करना हो, तो क्या करना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है। मोटर मानी इंजन। मोटर क्या है, इंजन ही तो है, वो वर्क कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेती है, बिना बिजली के चलेगी नहीं, या डीजल पेट्रोल से चलेगी। तो वो जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं गांव में किसान लोग, तो इंजन लगाते हैं कि नहीं, वो इंजन ही तो है। वो इंजन का मतलब थोड़ी उसमें इंजन ही, इंजन कोई सा भी हो, वो डीजल इंजन होता है, कैरोसिन होता है, वो इंजन नीचे से ऊपर पानी को लिफ्ट करेगा। तो यानी कि निम्न से उच्च पर भेजने के लिए हमेशा कोई कार्य करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यानी वर्क करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य कर्मक। तो सिंक से ऊष्मा लेगा, रेफ्रिजरेटर में भी ये सिस्टम होता है, निम्न ताप से ऊष्मा लेगा और यहाँ कार्य करना पड़ेगा सिस्टम पर। इंजन में तो कार्य किया गया सिस्टम के द्वारा, सिस्टम ने ऊष्मा ली और कार्य कर दिया। अब यहाँ सिस्टम पर कार्य करना पड़ेगा, तब क्या होगा, सिंक से ऊष्मा लेगा Q2 और कितनी ऊष्मा सिंक को देगा, Q2 और प्लस W। Q2 तो ये ले ली, W कार्य कर दिया सिस्टम पर, दोनों जुड़ गए, Q2 प्लस W और इज इक्वल टू Q1। ये Q1 ऊष्मा किसको ट्रांसफ़र की जाएगी, ऊष्मा स्रोत को। तो ये रेफ्रिजरेटर की थ्योरी है कि निम्न ताप से ऊष्मा Q2 लेता है, बाह्य कर्मक द्वारा किए गया कार्य करके W प्लस Q2 ऊष्मा उच्च ताप पर प्रदान करता है। ऊष्मा स्रोत ना कहें तो उच्च ताप कह सकते हैं इसको, उच्च ताप। और ये क्या हो गया तुम्हारा, निम्न ताप। तो जस्ट इसके अपोजिट प्रोसेज हो गया, यानी कि विपरीत क्रम हो गया। इसको अपन ग्राफ से दिखा दें तो विपरीत ग्राफ इसका दिखा सकते हैं कि विपरीत प्रोसेज हुआ है, इसलिए सारे स्टेप्स वही हैं, तो वक्र ऐसे ही दिखेगा, लेकिन क्रम क्या होगा, उल्टा। ये इस तरह से ABCD, इसका उल्टा क्रम है कि नहीं। इसमें अपन A से B स्टेप पे गए, B से C पे गए, पहले स्रोत से ऊष्मा ली थी, इसमें पहले स्रोत से ऊष्मा ली, इसमें सिंक से ऊष्मा लिए और स्रोत को दिए, इसमें स्रोत से लेके सिंक को दी थी और कार्य प्राप्त हुआ था। यहाँ उल्टा है सब कुछ, सिंक से ऊष्मा ले रहे हैं, कार्य करना पड़ रहा है बाहर से, और फिर स्रोत को दे रहे हैं उच्च ताप को। तो ये उल्टा प्रोसेज किसका है, रेफ्रिजरेटर का। यानी कि ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों ही कार्नो चक्र के समान कार्य करते हैं, कार्नो पैटर्न पर कार्य करते हैं। केवल अंतर किसका है, क्रम की डायरेक्शन का, वो सीधे क्रम का, तो ये उसके उल्टे क्रम का। जैसे उसमें दक्षता ज्ञात करते हैं, यहाँ पे जो निकालते हैं वो प्रशीतक गुणांक, प्रशीतक मतलब ठंडा करने का, जिसमें एफिशिएंसी होती है दक्षता, काम करने की क्षमता, वैसे यहाँ प्रशीतक गुणांक होता है, जो किसके बराबर होता है, सिंक से ली गई ऊष्मा बटे बाह्य कर्मक द्वारा किया गया कार्य। तो सिंक से ली गई ऊष्मा कितनी हो गई, Q2, और बाह्य कर्मक द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस। तो इससे प्रशीतक गुणांक हम रेफ्रिजरेटर का ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमने अभी क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे पास इंजन की दक्षता का फॉर्मूला था वो क्या था, इंजन की दक्षता जो अभी हमने लेटेस्ट ज्ञात की है,
Q के रूप में वो क्या थी, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और प्रशीतता गुणांक क्या है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। और इसके अकॉर्डिंग हमने ये एक्सप्लेन किया था कि इंजन की दक्षता कभी 100% या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ हो सकती है, क्योंकि अगर Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कम है, Q2 ज़्यादा है, तो 100% से ज़्यादा मान आ जाएगा। ऊपर की वैल्यू ज़्यादा, नीचे की कम, तो मान क्या आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा, 100% से ज़्यादा आएगा ना। तो इसका मतलब प्रशीतता गुणांक 100% या उससे ज़्यादा हो सकता है। इंजन की दक्षता कभी 100% नहीं हो सकती। ठीक है।